गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली खबर है वो है कि गवर्नमेंट एम्स टू कट द लॉजिस्टिक कॉस्ट इन द कंट्री। देखिए, सरकार जो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के पीछे लगी हुई है। थोड़ा सा समझ लेते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है। देखिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट ये है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले जाने में जितना भी कॉस्ट आता है उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं। अब अगर किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है तो वहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा आती है। इंडिया के मामले में क्या है, इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती है कंपैरेटिवली चाइना की। क्यों? चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी किसी देश को डेवलप करना होता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट इम्प्रूव होगी वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां भारत में आएंगी। अब आप खुद सोचो, अगर चाइना में 9% है लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंडिया में है 14 से 16%, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में तो मोटा माटी 7% तो यही निकल गया। ठीक, मोटा माटी 4 से 6% तो यही निकल गया ना लॉस। तो यही है, चाइना में 4 से 6% एडवांटेज है। अब गडकरी जी ने ये कहा है, जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि 3 साल के अंदर जो 14 से 16% रोड है, मतलब 14 से 16% जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करके 9 पे ले आऊँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि 2-3 साल में सरकार इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने में पूरा फोकस कर रही है। कुछ पॉलिसी है जो अभी रोड मिनिस्ट्री चला रही है, उसमें एक है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ऑब्वियस सी बात है, गति शक्ति मीन्स दे वांट की फास्ट इधर से उधर प्रोडक्ट ट्रांसफर हो। दूसरा क्या है, एनएलपी नेशनल लॉजिस्टिक प्लान। तो इन दोनों के तहत ये काम होगा। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज जो है वो है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा है कि आप एनुअल हैकाथन कंडक्ट कराइए। और ये जो हैकाथन्स हैं ये आपको कंडक्ट करानी है आईआईटीज के साथ, टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ और साइंस इंस्टीट्यूशन के साथ। अच्छा, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उनके लिए नई नई एप्स, नई नई इनोवेशन आप डेवलप करिए। इन हैकाथन्स में क्या होता है, इन हैकाथन्स में यही होता है, नए नए ऐपों में काम होता है, नई नई टेक्नोलॉजी में काम आता है, वो होता है। और जितनी भी वनरेबिलिटी है हमारे सिस्टम में उसको हैकर्स जो है हैक करने की कोशिश करते हैं। और इसे पॉजिटिव हैकिंग कहते हैं, क्योंकि हैकर क्या कर रहा होता है, हैक कर रहा होता है ताकि सिक्योरिटी के लूप ढूंढे जा सके। अच्छा, आरबीआई एक हैकाथन पहले से ही कराता है, ठीक है, तो आरबीआई अभी कराता है, उसका नाम है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड नाम की हैकाथन है। ठीक, अब इससे क्या होगा, इससे फिनटेक में इनोवेशन आएगा, साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। और इसीलिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो ये चाहती है कि बैंक हर साल ये कराए। ठीक, इससे क्या होगा, बड़ा फायदा होगा सिस्टम को। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। भारत के जो जहाज हैं, सही है, वो मतलब फाइटर प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाती है। तो एकमात्र कंपनी है भारत में जो फाइटर प्लेन्स बनाती है। तेजस नाम का जहाज आपने सुना होगा, सुखोई एमकेआई सुना होगा, वो सारे जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटीज में बनते हैं। ठीक, अब इन्होंने क्या करा है, इस बार इनका काम कोई जहाज से रिलेटेड नहीं है, डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड नहीं है। इन्होंने क्या करा है, एक एमओयू साइन करा है। और वो एमओयू किसके लिए, वो किसके साथ साइन किया है, एक तो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। तो ये कर क्या रहे हैं, ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। कहाँ, बेंगलोर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ने HAL जो कंपनी है उसने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड और साई के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें ये एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बना रहे हैं बेंगलोर में, सही, सेंटर बना रहे हैं बेंगलोर में। अब जो हमारी CII है, CII मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन वो इंडस्ट्री। तो ये क्या है, इंडियन इंडस्ट्री में जितने भी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका एक ग्रुप है। अब क्या हो रहा है कि बजट से पहले प्री बजट मीटिंग हो रही है। अभी बजट आने वाला है 1 फरवरी को। तो अब हर सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने मिल रहा है और अपनी अपनी डिमांड रख रहा है कि यार हमारी ये डिमांड है, हमारी ये डिमांड है। तो CII वाले मिले,
सरकार से, और उन्होंने ये कहा कि जो फिस्कल टारगेट है आपका, फिस्कल डेफिसिट टारगेट, वो आप क्या करें, वो आप अचीव करें, पर ओवर एग्रेसिव टारगेट से बचे, ओवर एग्रेसिव टारगेट से बचे। अच्छा, अब क्या होता है, जितना किसी भी देश का फिस्कल डेफिसिट कम होता है उतना उस देश के लिए बढ़िया होता है। जो हमारी देश की ओवरऑल सोवरेन रेटिंग है उतना उसके लिए बढ़िया है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। अगर आप और मैं, और हमारा क्या है, 100 रुपए आमदन है और 104 रुपए खर्चा है, भाई दिक्कत की बात ही है। अब सरकार ये अफोर्ड कर सकती है, लेकिन ये भी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितना कम रहे उधारी उतना बढ़िया है, देश के लिए। तो वो चाहते हैं कि सरकार स्टिक रहे। अब आपको यहाँ इस न्यूज में जो इंपॉर्टेंट है वो ये पकड़ना है कि इस साल का फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना होगा और अगले साल का फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या होगा। तो इस साल का यानी 24-25 का टारगेट है 4.9, पर बजट जो आ रहा है, सही है, वो 25-26 के लिए आ रहा है। तो 25-26 में ये टारगेट 4.5 का है। तो वो चाहते हैं कि सरकार जो है एक प्रूडेंशियल फिस्कल मैनेजमेंट करे, जिससे क्या है, जो ग्रोथ है उसमें एक स्टेबिलिटी रहे। अच्छा, कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो सरकार से ये चाहते हैं कि इतना एग्रेसिव फिस्कल कंसोलिडेशन ना हो जाए कि आप खर्चा ही ना करो। अब जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में, अगर आप करंट अफेयर्स रोज हमारे सुनते हैं तो आपको पता होगा इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, कंजम्पशन काफी कम हो गया। अब सरकार भी अपनी तरफ से कंसोलिडेशन करने लग जाए इस टाइम पे, तो क्या होगा, तो ये होगा कि मार्केट में ना गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर होगा और प्राइवेट एक्सपेंडिचर तो वैसे ही कम है, तो कंजम्पशन बढ़ेगा कैसे। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जो ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, मतलब 4.5 को और आगे बढ़ 2025 और 26 की जगह इसे और आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि अभी समय की ये डिमांड है कि भारत की जो ग्रोथ वो ट्रेजेक्ट्री है वो बनी रहे। अब दुनिया स्लो डाउन में है, दुनिया में ग्रोथ धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही। अब आप क्या करें, ऐसे टाइम पे फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपको इस टाइम पे खुल के खर्चा करना चाहिए। तो ये कई लोग की राय, तो ये राय हमेशा रहती है, सही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या एक फाइन बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है, इन दोनों की, मतलब ना ज्यादा उधर हो जाए ना ज्यादा इधर हो जाए। और ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ग्रोथ और सोवरेन रेटिंग, ग्रोथ और डॉलर का एफडीआई इन्वेस्टमेंट, उनका एक बैलेंस बना रहे, ठीक है, सही। अब देखिए पांचवा जो न्यूज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एक तो आपने सुना होगा एफआईआई, वो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एक होता है एफडीआई। एफडीआई की फ्लो जो होता है ना, वो भारत में लॉन्ग टर्म के लिए आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड कितना है, तो हम अप्रैल 2000 से बात कर रहे हैं सितंबर 2024 तक यह आंकड़ा $1 ट्रिलियन पहुंच गया। और इसमें क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्लूडेड है, री इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है, तो ऐसा करके 1 ट्रिलियन। और ये डेटा दिया किसने, ये डेटा दिया DPIIT ने, ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये डाटा इनकी तरफ से है। अब जो मैक्सिमम एफडीआई आई है ना इतने सालों में, वो मॉरिशस से आई है 25%, सेकेंड नंबर पे सिंगापुर से 24%, थर्ड नंबर पे यूएस। ये सारे देश देख लीजिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये भारत में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ इन देशों में चाइना कहीं नहीं है, चाइना भारत से बहुत ज्यादा सरप्लस कमाता है पर भारत में इन्वेस्ट नहीं करता। तो ये बड़ी खतरनाक वो स्थिति है इस पूरे डेटा से जो पता लगती है कि एफडीआई भारत में तो आ रहा है लेकिन वहां से नहीं आ रहा जहां डेफिसिट हो रहा है। अब जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे उसमें जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने बकायदा ये कहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाइना से भी लेनी चाहिए। अब इसके दोनों साइड है, एक साइड तो ये कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है और आप ऐसे सेक्टर में ले जैसे कि बुलेट ट्रेन, जैसे कि मतलब जिनका डिफेंस इक्विपमेंट्स में ज्यादा यूज नहीं है, सही है, डिफेंस रिलेटेड नहीं है, सिक्योरिटी वो रिलेटेड नहीं है, सही। तो ऐसी जगह आप ले, क्योंकि चाइना बहुत मामलों में बहुत वो आगे भी है। जैसे बुलेट ट्रेन है, अभी आप सोचो कि इंडिया ने जापान के साथ पैक्ट किया और वियतनाम ने चाइना के साथ पैक्ट किया। वियतनाम में ट्रेन दौड़ी, अभी इंडिया में कुछ पता नहीं है कि कब दौड़ेगा। अभी ऐसा संभावना है कि 2030 तक पूरा हो जाएगा, सही है, वो प्रोजेक्ट। अभी तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि अभी सरकार ने बात करी जापान की गवर्नमेंट से कि 2026 तक पूरा कर लो गुजरात मुंबई के बीच में, पर जापान ने सीधा कह दिया कि 2026 में तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि चाइना जो है फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत पॉपुलर है प्रोजेक्ट, ठीक।
अच्छा एक और चीज है, ये ऊपर हमने फिस्कल डेफिसिट की बात करी, इसी में डेट की बात भी कर लेते हैं। सीआईआई ने एक और बात कही है कि जो डेट है ना, अब डेट जो है वो धीरे धीरे अपने को कम करना है, तो उसमें भी दो टारगेट है। एक तो मीडियम टर्म का टारगेट है जो 2030 तक है, तो सीआईआई चाहता है कि हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 50 आ जाए, सही है, और लॉन्ग टर्म में ये 40% है, सही। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल ला रही है सरकार, अभी कुछ दिन पहले बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाई थी, अब इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाई, वो ला रही है। पर क्या है, बहुत ही मुश्किल है अब कि वो विंटर सेशन में आ जाए। अच्छा इस बिल में क्या क्या है, इस बिल में ये है कि सरकार 100% एफडीआई करने की बात कर रही है इंश्योरेंस में। अभी इंश्योरेंस में कितना है, 49% तो ऑटोमेटिक रूट है और 74% तक है वो अलाउड, लेकिन बाय गवर्नमेंट रूट, सही है। अब इन दोनों में क्या है, ऑटोमेटिक रूट में तो ये होता है कि आपको पूछना नहीं किसी से, कोई अप्रूवल नहीं लेना, सीधा आओ इन्वेस्ट कर दो। तो कई आपने कंपनी देखी होगी, मैक्स, बूपा, सही है। अब ये इनमें ये क्या जॉइंट वेंचर है, 49% विदेशी कंपनी का, 51 इंडिया का। अब इसको बढ़ाया जा सकता है 74 तक, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। अब ये जो बिल है ये बोल रहा है 100% एफडीआई कर दो भाई, ठीक है। एक मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भारत में आके क्या करे, इंश्योरेंस कंपनी खोल ले। अब आप कहेंगे कि भारत में तो पहले इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी, तो 100% एफडीआई क्यों कर रही है? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में आज भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, सही है। लाइफ इंश्योरेंस का भी पेनिट्रेशन कम है और नॉन लाइफ का तो और भी कम है, जनरल इंश्योरेंस का और भी कम है। तो अगर बाहर से कंपनी आएंगी तो हेविली वो इन्वेस्ट करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और भी कई चीजों में, और भारत में पेनिट्रेशन बढ़ेगा। और जो भारत में कंपनी है उन वो क्या करेंगे, उनके लिए उनका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, सही है, और कस्टमर को इसका बड़ा फायदा होगा। तो ये सब सरकार चाह रही है। अभी सरकार ने क्या किया, एक इंश्योरेंस एक्ट है 1938, उसमें अमेंडमेंट लाने की सरकार बात कर रही है, ठीक है। तो उसमें अमेंडमेंट लाएंगे तो एफडीआई हो जाएगा। अच्छा सरकार ये चाहती है कि जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप क्या होता है, स्टार्टिंग कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, तो ये पेड अप कैपिटल, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए कुछ निश्चित पेड अप कैपिटल लगता है, वो पेड अप कैपिटल को भी रिड्यूस किया जाए, सही है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आपको 200 करोड़ का पेड अप कैपिटल चाहिए। अगर आपको यही पेमेंट बैंक खोलना है तो 100 करोड़ का पेड अप वो कैपिटल चाहिए। तो सरकार क्या चाहती है कि जो इंश्योरेंस के लिए पेड अप कैपिटल है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सके और कंपोजिट लाइसेंस दिया जाए। कंपोजिट मतलब लाइफ इंश्योरेंस का भी लाइसेंस दे दिए और नॉन लाइफ इंश्योरेंस का भी दे दें, अभी दोनों का अलग अलग मिलता है। तो डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ये उनमें से एक डिपार्टमेंट है। ये इसने क्या करा है, अभी ये जो अमेंडमेंट बिल है ना, इसको जनता के लिए खोला है कि आप अपने कमेंट्स वो दीजिए और आपको कोई भी दिक्कत है या आप कोई एडिशन करना चाहते हैं तो हमें बताइए। तो दिसंबर 10 तक तो ये ओपन ही है, तो कहाँ तक अभी कहाँ से आएगा, मतलब उसमें वो पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में लगता है कि अगले सत्र जो कि बजट का सत्र होगा उसमें ही आ पाए। सीरिया में एक बड़ा उलटफेर हो गया। अच्छा सीरिया में बहुत ज्यादा वो उलटफेर हो रहा, अब ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा है, इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। जैसे अभी हमने बांग्लादेश कवर करा है, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो देखिए, एक तो हमने पॉडकास्ट की फॉर्म में वीडियो किया है, सही है, और एक बकायदा मैंने अलग से वीडियो करा जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया उसको, सही। उसमें हमने करंट अफेयर ज्यादा लिए, पॉडकास्ट में हमने थोड़ा हिस्टोरिकल वो ज्यादा पकड़ा। अभी हम ये जो सीरिया का इशू है ये भी हम कल तक जो है इसका एक वीडियो ले आएंगे, तो आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। करंट अफेयर में हम केवल एक ही न्यूज कवर करेंगे। अच्छा सीरिया में जो है 50 साल से असद का राज चलता था, थोड़ा सा समझ लीजिए, असद फैमिली है पूरी। अब क्या था कि इनको जो बैकिंग थी वो सोवियत बैकिंग थी, रशिया ईरान की इनको बैकिंग थी। अब सीरिया में क्या है ना, मेजर 3 फोर्सेस है, एक तो रेबल है वहां, दूसरा कुर्दिश फोर्सेस है और तीसरा असद का फोर्स था। तो असद जो आपको सीरिया का मैप दिखता है ना, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा असद का था। अब हुआ क्या, रशिया तो हो गया यूक्रेन में बिजी, सबको ये पता लग गया। अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका जानता था कि सीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो रशिया का, तो रशिया को यूक्रेन में तो इतना एडवांटेज नहीं हो रहा यूएसए को, तो उसने कहा कि चलो जाते जाते, मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन ने जाते जाते हम रशिया से एक पार्टनर छीन लें। तो उन्होंने क्या करा, जो फोर्सेस है इस्लामिक फोर्सेस है, आईएसआईएस का आपने नाम सुना होगा, ये वहां बड़ी एक्टिव है। इसने क्या करा है, पूरा आधा सीरिया कब्जा कर लिया जितना भी असद के पास था। अब पूरे सीरिया में, सही है, पूरे सीरिया में 2 मेजर ग्रुप हैं, एक तो आईएसआईएस, दूसरा जो है कुर्दिश फोर्स, सही है। तो ये अभी आपको देखना है। तो आज ये असद
जो वहाँ की कैपिटल है दमास्कस, ये भी कैप्चर कर ली जा चुकी है। और ये जो ये प्रेसिडेंट है ये वहाँ से भागकर रशिया चले गए। तो यही आज की न्यूज़ है कि जो एंड हो गया असद का, सही है। और हयात तहरीर अल शाम, ये जो रेबल फोर्सेस का पूरा ग्रुप है, इसने क्या करा है, इसने दमास्कस को ले लिया, सही है। ये हो गया। अब 8वीं खबर है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, इन्होंने क्या करा है, 11 फीट की स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोधपुर राजस्थान में इनॉग्रेट करी। तो ये तो सीधा फैक्ट ही है, ये आप सीधा याद कर लीजिए कि 11 फीट की जो टॉल स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये जोधपुर में इनॉग्रेट करी है अमित शाह जी, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं। 9th देखते हैं, आरबीआई ने अपने इनोवेशन हब यानी आरबीआईएच से एक मूल हंटर एआई लॉन्च किया। अब पहले मूल हंटर एआई को समझ लीजिए। कुछ अकाउंट होते हैं जिन्हें मूल अकाउंट्स कहते हैं, तो इनके द्वारा क्या करते हैं जो हैकर्स है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये थोड़ा टेक्निकल मामला है। इसमें क्या होता है कि जैसे क्या करते हैं, जैसे एक वेबसाइट क्रिएट करी जाती है। अब वो वेबसाइट में आप अपनी लॉगिन आईडी डाल दोगे, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, यार मुझे इतना रिस्क नहीं, मतलब मेरे खाते में मान लीजिए बहुत ही कम पैसे रहते हैं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं बहुत आम आदमी हूं, तो मेरे खाते में 1000-2000 रहते हैं। अब वो 1000-2000 हैक करके करेगा क्या हैकर, सही। तो हैकर क्या करता है, वो डेटा आपका रख लेता है। अब वो कहीं से बड़ा पैसा उठाता है, तो ऐसे उसके पास कई मूल अकाउंट्स हैं। तो वो क्या करेगा, एक से पैसा दूसरे में भेजेगा, दूसरे से तीसरे में भेजेगा, तीसरे से चौथे में भेजेगा, तो बहुत ही बड़ी ट्रेल बना देगा। और लास्ट में क्या करेगा, एक ऐसा अकाउंट जिसके पास वो जिसकी डिटेल है उसके पास, उससे पैसा विड्रॉ कर लेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे ये पता ही नहीं लगेगा कि एंड में पैसा किसके पास गया। तो ये होता है मूल अकाउंट्स का यूज करना इसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग। अब आरबीआई ने क्या करा है, एआई का यूज करके मूल हंटर एआई क्रिएट किया। ये क्या करेगा, मूल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे आप आईफोन यूज करते हैं, सही है, एप्पल के अगर आप फोन यूज करते हैं तो बीच बीच में आईफोन आपको, सही है, जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है वो आपको बताता रहता है। अब तो गूगल का सॉफ्टवेयर भी बताने लगा है, माइक्रोसॉफ्ट का भी सॉफ्टवेयर बताने लगा है कि आपके ये पर्टिकुलर अकाउंट्स का पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया। सेम बात वो मूल हंटर, सेम कॉन्सेप्ट है कि मूल हंटर भी क्या करेगा, सर्च करेगा पूरे बैंकिंग सिस्टम में कि ये पर्टिकुलर जो अकाउंट्स है इनका जो, सही है, पासवर्ड है वो हैक हो चुका है। इन मूल अकाउंट्स को आरबीआई डिटेक्ट करेगा और इनके जो ओनर है उन्हें इसकी इत्तला देगा। अगर उन्होंने पासवर्ड चेंज करा तो ठीक, वरना आरबीआई क्या करेगा, फिर बैंक को बोलेगा कि आप इस पर निश्चित कार्रवाई करिए। तो ये सब आ गया, ठीक। तो आरबीआई पूरा एआई का यूज करने जा रहा है मूल हंटर के। अब इससे क्या होगा, देखिए देश में एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं, वो कम हो जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग कम हो जाएगी, ब्लैक मनी पर सीधा अटैक होगा। तो मल्टीपल चीज है, ये सब काफी फायदा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह जी कल गए 60 रेजिंग डे परेड में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो उन्होंने वहां एक घोषणा करी, उन्होंने ये कहा कि हम एक पूरी एंटी ड्रोन यूनिट बनाने की सोच रहे हैं, सही। तो एंटी ड्रोन यूनिट क्या है, अब देखिए, अगर आपने अभी वर्ल्ड्स के इवेंट देखे होंगे तो अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण सी घटना हुई है, सही, महत्वपूर्ण सी वॉर हुई। किससे पहले, अभी तो चल रही है दुनिया में इजराइल हमास वॉर, दूसरी रशिया यूक्रेन वॉर, दोनों में एक्सटेंसिवली ड्रोन का यूज हो रहा है, सही है। इससे पहले एक वॉर हुई थी अरबाईजान और आर्मेनिया के बीच में, उसमें तो इतना ज्यादा ड्रोन का यूज हुआ कि अरबाईजान के बहुत ही कम सैनिक बने और उन्होंने आर्मेनिया के काफी सैनिक मार दिए, बिकॉज उनके पास ड्रोन था। तो भारत भी अब इतने सारे चैलेंजेस को देख के ये समझ गया कि एक पर्टिकुलर नई यूनिट बनानी पड़ेगी जो एंटी ड्रोन थ्रेट्स से निपटे। तो इसी के लिए अमित शाह जी ने जो है कल इसकी घोषणा करी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वक्त की डिमांड है, क्योंकि फ्यूचर के जो वॉरफेयर होंगे वो सारे ड्रोन वॉरफेयर होंगे और उनके लिए, उनसे निपटने के लिए भारत को एक एंटी ड्रोन यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो ये आगे बहुत काम आएगा। 11वीं खबर ये है कि सिप्री करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। ये हमने इसकी पूरी फुल फॉर्म लिखी है। अब ये जब भी न्यूज में रहेगा ना तो आप ये ध्यान रखना, सिप्री जो है नाम तो इसका इंटरनेशनल पीस है, पर ये रिसर्च किस पे करता है, किस देश के पास कितना आर्म्स है, कहाँ आर्म्स का मूवमेंट हो रहा है, किस देश से कितना पैसा जा रहा है, कौन व्यक्ति कितना आर्म पे खर्च कर रहा है, कौन बड़ी बड़ी डीले कर रहा है, ये सब ये देखते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि दुनिया की जो टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग वो कंपनी है उसमें 3 भारतीय कंपनी है, ठीक है।
पहली जो टॉप इंडिया की प्रोड्यूसर है, अभी हमने बात करी हाल की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पहली तो ये है, ये जो इंडिया से फर्स्ट है और वर्ल्ड में इसकी रैंक है 43। सेकंड है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सेम कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूं, ये सेम कंपनी है जो ईवीएम बनाती है, सही है। हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो सर्किट डिजाइन करती है, कंट्रोल यूनिट डिजाइन करती है, किसके, मिसाइल्स के, सही है। और आपके प्लेन के, इनके कंट्रोल यूनिट्स बीएल डिजाइन जो करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी काम है सब बीएल से होता है। माजागांव डॉक शिप यार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड, एमडीएल करके ये कंपनी है। तो माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स ये क्या करते हैं, जैसे कल ही हमने न्यूज में कवर किया कि तलवार क्लास की फ्रिगेट बन रही, सही है। अब वो तो रशिया से बन के आ रही, पर कई फ्रिगेट कई डिस्ट्रॉयर भारत में बनते हैं, सही है। तो वो कहाँ बन रहे होते हैं, वो यहाँ बन रहे होते हैं। जैसे हमारा वो है पूरा वो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, वो भारत में ही बनते हैं और भारत में ही सही होते हैं, सही है। बहुत ज्यादा मेजर ओवरहॉलिंग के लिए वो रशिया जाते हैं। कौन से वाला, जो भारत में नहीं बना, जो इससे पहले वाला था आईएनएस विक्रमादित्य, वो जाता है उधर, सही है। वो तो जो हमारा अभी यहाँ वो बना है आईएनएस विराट, वो भारत में ही उसकी ओवरहॉलिंग होती है, भारत में ही वो सही होता है और भारत में ही वो बना है कोचिन शिपयार्ड में। तो ये सब कंपनियां बनाती हैं, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट। अब देखिएगा, आपको एक बात अभी आगे डेटा देख के समझ में आएगी। हालांकि इनका नंबर 4367 है और बड़े खुशी की बात है कि है, लेकिन ये दुनिया के सामने बहुत ही मतलब छोटे स्केल में बना रहे। देखो कैसे, जितना भी डिफेंस पीएसयू है ना सारा जोड़ लो, इनके अलावा भी अभी मैंने 2-3 कंपनियां और वो बता दी, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, और आपका बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएल, ये सारी जितनी कंपनियां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सारी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है ना वो $6.74 बिलियन का करती है और ये पिछले साल से 5.8, तो मोटा मोटी 6% ऊपर है। अब देखना, दुनिया की जो टॉप कंपनी है ना वो है लॉकहीड मार्टिन, और लॉकहीड मार्टिन कितना प्रोड्यूस कर रही है, 60.81 बिलियन, यानी सारी पीएसयू का अगर हम ले लें मोटा माटी 9 से 10 गुना। लॉकहीड मार्टिन क्या क्या बनाती है, आपने F-16 का नाम सुना होगा, F-35 5th जनरेशन प्लेन का नाम सुना होगा, F-21 का नाम सुना होगा, वो सारे प्लेन कौन बना रही है, लॉकहीड मार्टिन बना रही है, ठीक है। तो इसीलिए उनका इतना है। सेकंड नंबर है जो वह रेथॉन टेक्नोलॉजी का, ये भी यूएसए की कंपनी है। ये क्या करती है, ये मिसाइल बनाती है, ठीक है। तो ये यूएसए के लिए मिसाइल बना रही होती है। ये कंट्रोल यूनिट्स बनाती है, रेडार यूनिट्स बनाती है, उसकी सेल देखो आप 40 बिलियन है। तो भारत को अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, ठीक। और एक और चीज है कि अभी कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नहीं आई है इसमें, तो कुछ सालों में आप देखेंगे कि टाटा की जो डिफेंस कंपनी है वो यहाँ आपको दिखेंगी, क्योंकि अभी वो लोग काफी दूसरे देशों के लिए काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने लगे, ठीक हो गया। रेजर पे आपने बहुत बार पेमेंट करा होगा पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो रेजर पे भी ऐसा ही क्या, एक फुल स्टैक फाइनेंशियल सॉल्यूशन कंपनी। तो अगर आप जैसे कोई ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं या ऑनलाइन आपको सेल करते हैं, तो अगर आपको पेमेंट प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है तो आप रेजर पे से ले सकते हैं। इन्होंने क्या करा है, कोलेबोरेशन कर लिया एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ। क्यों, क्योंकि ताकि ये इन्हांस कर सकें साइबर सिक्योरिटी रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि रेजर पे ने किसके साथ पैक्ट साइन किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और I4C, याद रखना। इंडिया में जो है वो 46% ऑफ वर्ल्ड ऑनलाइन पेमेंट होता है, सही है। तो ये डिजिटल पेमेंट में हम लोग बहुत आगे हो गए हैं, सही है, यूपीआई, थैंक्स टू यूपीआई। इसमें क्या होता है, फ्रॉड भी भारत में काफी हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड, तो उन सब से रोकथाम के लिए ये रेजर पे का कदम है, ठीक। 13वीं न्यूज, 13 न्यूज, जो हमारे चेस मास्टर हैं डी गुकेश, अब आजकल ये बड़े पॉपुलर है। अभी अगर आप चेस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा दुनिया में जो टॉप वर्ल्ड टाइटल है उसकी जंग चल रही है। एक चाइनीज चेस प्लेयर है जो टाइटल होल्डर है, दूसरा डी गुकेश। तो आज डी गुकेश जो है वो आगे निकल गए, आज का ये डेटा है। अभी जब पूरा फाइनल आ जाएगा रिजल्ट, सही है, तो हम सारे राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इस न्यूज को कवर करेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं, ठीक। तो इन जो ये चेस ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है किसने, आरबीएल बैंक ने। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये सेकेंड इंडियन है जो विश्वनाथन आनंद के बाद जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपीट किया, तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। हो सकता है कि अभी कुछ दिनों में ये वर्ल्ड टाइटल होल्डर भी हो जाए, ठीक है। तो ये अभी आप ध्यान रखिएगा इनका नाम। 14, कल क्या हुआ कि U19 जो वर्ल्ड कप है उसमें भारत को
हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो बांग्लादेश है वो डिफेंडिंग चैंपियन था पिछले साल के एशिया कप का, मैं U19 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसने फिर से एशिया कप का अपना टाइटल बचा लिया और भारत 59 रन से हार गया। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। U19 कप का विनर कौन है आपको ये ध्यान रखना है, और रनर अप कौन है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, 15वीं न्यूज, आज की आखिरी न्यूज है। गूगल ने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब देखिए एआई का यूज हम आगे देखते हैं ना, कई बार हमको जीडी हो, पीआई हो, वहां पूछा जाता है कि एआई का यूज क्या है। तो गूगल का जो डीप माइंड है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उनका जो जेनकास्ट करके एक मॉडल है, ये मॉडल क्या प्रिडिक्ट करता है, वेदर फॉरकास्टिंग। इसने दुनिया के बेस्ट वेदर फॉरकास्ट वो वेदर फॉरकास्टिंग को आउटबेस कर दिया, हरा दिया। सही है, ये इतने इतने एक्यूरेट मतलब वेदर फॉरकास्टिंग दिए कि जो यूरोपियन सेंटर है, जो दुनिया का बेस्ट है मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट, उससे भी ये आगे आ गया। तो ये देखिए एआई का एक नया यूज आया है, वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, तो ये देखना है आपको। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हम जो और भी वीडियो बना रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है ये भी बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।